नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत फ्लक्स को पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल भी हमने डाला है। विद्युत फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के लिए, तो अब अल्टीमेटली हमें गॉस का नियम पढ़ना है ना? तो आज शुरुआत करते हैं गॉस का नियम। ठीक है सर, गॉस का नियम, गॉस लॉ। ठीक, जो रिमेनिंग यानी बाकी विद्युत क्षेत्र हैं वो गॉस के नियम से ज्ञात की जाएंगे। गॉस के नियम की इसीलिए इंपॉर्टेंस है और विद्युत फ्लक्स इसी की वजह से पड़ा है ना? गॉस के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ, यानी यहां गॉस साफ कह रहे हैं कि पृष्ठ बंद ही होनी चाहिए, चाहे वह काल्पनिक रूप से ही बंद हो, है ना? इसका मतलब गॉस के नियम की पहली कंडीशन ही यही है कि पृष्ठ बंद हो, चाहे काल्पनिक। इसलिए इस बंद पृष्ठ को हम गॉस की कंडीशन होने के कारण क्या मानेंगे? गॉसीय पृष्ठ नाम दे देते हैं। ठीक है ना? तो सब गॉस के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ अर्थात गॉसीय पृष्ठ से निर्गत यानी से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश या बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना? आप ये भी कह सकते हैं कि कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। क्यों कह सकते हैं वो भी आपको सामने बता दूंगा, है ना? तो सब गॉस के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ये मैंने समेशन QI लिख दिया, ये बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर यह ध्यान रखें कि यह बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। पृष्ठ का खुला होना अलाउड नहीं है। तो सब ये यहां पे ध्यान रखना है कि गॉस में बंद काल्पनिक पृष्ठ ही कहा गया है ना? इज इक्वल टू समेशन QI अपॉन ε0। ठीक है ना? तो ये गॉस का नियम है। एकेडमिक अगर 12th आप कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग एकेडमिक में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये गॉस का नियम रहा जो साफ बताता है कि बंद पृष्ठ से जो काल्पनिक रूप से ही बंद हो, भले बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की 1/ε0 गुना होती है। ये तो सब अपन ने पढ़ लिया गॉस का नियम, जो महत्वपूर्ण था और बिल्कुल सिंपल था। इससे सिंपल आप लॉ नहीं देखेंगे। अब सब गॉस के नियम को हम अप्लाई करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो स्वाभाविक है पहले गॉस के नियम में जो भी डेप्थ है उसको हम ढंग से समझ लें, है ना? तो इस डेप्थ को मैं अब आपको बारी बारी से समझाता हूं, ऐसे अपन उनको समझ लें। इंपॉर्टेंट बातें, है ना? क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, या आपसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप गॉस के नियम का इस्तेमाल करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करेंगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वाली बात को जानना जरूरी है। ठीक है ना? पहली बात, है ना? पहली बात, अगर आप सूत्र को देखें चाहे यहां देखें, बंद पृष्ठ के कारण मैंने यहां पर ये थोड़ा सा समाकलन वाला बता दिया कि यहां समाकलन सर्किल वाला ही चलेगा। तो ये दोनों चीजें एक ही थी, लेकिन यहां 5 में, अब अपन 5 में तो कुछ भी सोच सकते थे, इसलिए मैंने उसको खोल के बता दिया कि नहीं भाई 5 में आप कुछ भी मत सोचो, 5 में आप बंद पृष्ठ ही सोचो, है ना? तो वो दोनों चीजें एक ही। तो पहली बात, अगर आप देखें राइट हैंड साइड को देखें आप, है ना?
गाउस के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा व आवेश की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। भाई एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है तो स्वाभाविक है निर्गत विद्युत फ्लक्स केवल और केवल किस पे निर्भरता रह जाती है उसकी, समेशन क्यू जीरो पर, यानी अंदर स्थित कुल आवेश पर। और हम ये पहले जानते हैं कि कुल आवेश का मतलब आवेश की प्रकृति भी है, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि साहब किसी निकाय में कुल आवेश उसके अंदर उपस्थित आवेश के चिन्ह सहित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो साहब हमने ये पढ़ लिया है पहले, ठीक है। तो स्वाभाविक है मैंने इसीलिए कहा कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। क्लियर साहब? जैसे मान लो बंद पृष्ठ के अंदर आपसे कह दिया 25 डाइपोल हैं, यानी 25 द्विध्रुव हैं। अब द्विध्रुव का मतलब जैसे H प्लस Cl माइनस, तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना रहा? तो 25 ही धनात्मक और 25 ही ऋणात्मक। तो बंद पृष्ठ के अंदर इस समय कुल आवेश का मान कितना है? 0 है ना। तो स्वाभाविक है कि साहब बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा के साथ साथ उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसके अलावा और किसी पर नहीं। और किसी में क्या क्या चीजें, अब वो सुनिए आप ध्यान से, है ना। नंबर टू में है साहब, यदि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर, इसको डिफरेंट जगह दिखा दूं, ये सेंटर पर है, सेंटर से थोड़ा दूर है और एक तरह से बंद पृष्ठ के एकदम समीप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो स्वाभाविक रूप से इसमें भी आपका जवाब होगा बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना। इसमें भी आपका आवेश आंसर होगा कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का 1/ε0 गुना। अगर इसमें भी पूछूंगा तो आपका आंसर यही होगा बंद पृष्ठ में आवेश का 1/ε। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर कहीं भी स्थित हो सकता है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। वो आवेश चाहे केंद्र पर हो या आपके सतह के समीप हो या कहीं बीच में हो, फ्लक्स तो तीनों में से, तीनों स्थितियों में एक ही है। अब आ जाए तीसरी बात, है ना। तीसरी बात में इसे ऊपर में ही दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए इस अपन पहले इसको पृष्ठ को पकड़ ले, इसको, इसमें बाहर मैंने लिख दिया 2Q और मैंने आपसे पूछा, ये पहले कोई देखना अब आप, है ना, केवल इस चित्र को ही देखना है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ, जो गाउस का नियम। तो गाउस का नियम तो कहता है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना, मतलब बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स वही रहा जो अपन ने पहले निकाला था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रह जाता है, जैसे रह गया, तो उसे या उसके कारण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोबारा सुन लें इस बात को, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उसका बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है, वो काउंटिंग में नहीं रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास, मैं इससे उदाहरण समझा दूं, जैसे अनंत लंबाई का तार है, इसकी सब लंबाई अनंत है। बात को समझिएगा मेरी बात को, इकाई लंबाई में आवेश मैंने बोल दिया लैम्डा। अब आप मान लीजिए इसकी एल लंबाई पर ही चर्चा कर रहे हैं, या बंद पृष्ठ के अंदर इस तार की एल लंबाई है,
इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो एल लंबाई में आवेश कितना, लैम्डा एल। यही समेशन क्यू आई है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। अब आप कहेंगे कि तो तार अनंत लंबाई का था। गाउस का नियम कहता है कि तार कितनी लंबाई का हो, लेकिन हम उसी आवेश को गिनेंगे जो केवल बंद पृष्ठ के अंदर होगा। यह आपका अनंत आवेश था, लेकिन यह कहां निकल गया, बंद पृष्ठ के बाहर। जो आवेश बंद पृष्ठ के बाहर निकल गया उसका गाउस के नियम में या बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर सर? अब अगली बात नंबर 4। अगर आप वापस नियम को देखें, नियम की डेप्थ को देखें, तो नियम साफ कहता है, क्योंकि आप नियम देखेंगे तो आपको राइट साइड देखनी चाहिए, लेफ्ट साइड ही देखनी है ना। लेफ्ट साइड तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है, जो अपन ने कल भी जान लिया था। तो इस साइड को मत देखिए, इस साइड को देखिए। अगर इस साइड को देखें तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है। इधर देखिए, मैं अगर इसको एक बार थोड़ा सा यहां पे दोबारा लिख दूं साफ सुथरा करके, हो सकता है कहीं आपको समझने में दिक्कत आ जाए। समेशन क्यू आई इंटू 1/एप्सिलॉन0। हाँ, वापिस मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, ये बात है बिल्कुल सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन अपन तो गाउस के नियम का इस्तेमाल करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो अपना मोटिव अलग है। आप अपने मोटिव के हिसाब से चलिए। अपन अपने उद्देश्य में देखें तो अपने को तो गणितीय गणनाएं करनी है। तो साहब, हमें गणितीय गणनाएं करनी है, इससे ध्यान रखें कि आप सुविधा युक्त आकृति या सममित आकृति का इस्तेमाल करें। जैसे गोला लें बंद आकृति में, बेलन लें बंद आकृति में, घन लें बंद आकृति में। आप उटपटांग मत ले लेना, वरना गणितीय गणना में समस्या आ जाएगी। हालांकि जो अपन गाउस का नियम देख रहे हैं, तो गाउस का नियम तो साफ कह रहा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करेंगे, इसलिए हमें गणितीय गणना में सुविधा चाहिए। हम सममित आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे, यानी गोला या बेलन या घन, इन आकृतियों का हम उपयोग करेंगे। ठीक है साहब? अब पांचवी बात इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दो तरीके से आप बात को समझ सकते हो, जैसे आपको सूट करे वो आप देखिए। अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो बल रेखाएं बंद पृष्ठ के बाहर निकलेंगी, जैसा कि मैं चित्र में दिखा रहा हूं। और यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है तो बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी, है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप ध्यान रखना चाहें, जैसे भी आपको ध्यान रह जाए, पर यह बात महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा। यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। आप चाहें ऐसे ध्यान रखें, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक माना जाएगा, और यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स को ऋणात्मक माना जाएगा। यह आपकी इच्छा है कि दोनों में से आप कोई से भी तरीके का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है ना? अब अपन 5 बातें समझ चुके हैं। 1 मिनट में वापस उस पेज को लाता हूं ताकि अपन नियम क्लियर है। केवल जिस पे निर्भर करता है, ये मैंने बता दिया,
यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा हो तो डाइपोल लिख रखा है मैंने, है ना, 25 डाइपोल है, H+Cl-, लेकिन अंदर आवे 0 है। ये आपको समझा चुका हूं, ये मैंने आपको क्लियर समझाई दिया। इसमें तीसरा भी अटैच कर दिया, फिर तीसरे का मैंने उदाहरण भी दे दिया। चौथा मैंने समझाई दिया कि आप बंद आकृति सिमेट्रिक कर ले। हालांकि गाउस का नियम कहता है कि बंद आकृति से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद आकृति के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। पांचवी बात अभी लेटेस्ट है इसे। अब छठी बात, नंबर 6 है ना। नंबर 6 में गाउस का नियम उन्हीं विद्युत क्षेत्रों पर लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। जिन विद्युत क्षेत्रों में E is proportional to 1/r² होता है, या आप तो यूं देख लेना मात्रक से, जिनमें 1/m² हो, उन्हीं विद्युत क्षेत्रों की गणना गाउस के नियम से की जा सकेंगी। यानी गाउस का नियम उन्हीं विद्युत क्षेत्रों पर लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे अपन ने डाइपोल पढ़ा है ना। अब डाइपोल में अगर आप देखो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर 2kp/r³ और निरक्ष पर kp/r³, यानी डाइपोल में अगर देखें तो E is proportional to 1/r³। इसका मतलब स्पष्ट है कि डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम गाउस के नियम से नहीं कर सकते थे। इसीलिए उसको हमने पहले कूलाम के नियम से कह दो या बिंदु आवेश का फंडा लगाकर किया है। तो सब द्विध्रुव व असम्मित आवेशों का समूह जिनमें सम्मित आकृति नहीं बन पाएगी या सम्मित बंद आकृति नहीं बन पाएगी, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना आप गाउस के नियम से नहीं कर सकते। फिलहाल आपके सामने जो सबसे शानदार उदाहरण है वो विद्युत द्विध्रुव का है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना गाउस के नियम से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बात नंबर 7, मैंने आपसे कहा था जब गाउस का नियम में बोल रहा था कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ऐसा भी आप लिख सकते हो, नहीं कहा तो अब ध्यान से समझ लो, है ना। आप इसका इस्तेमाल करो, जैसे मान लीजिए इसका आप उपयोग करते होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि माध्यम निर्वात है। जब निर्वात नहीं है तो स्वाभाविक है आप ε0 लिख ही नहीं सकेंगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा 1/ε। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गाउस का नियम माध्यम और निर्वात दोनों के लिए ही लागू है ना। आप इसका इस्तेमाल निर्वात के लिए भी कर सकते हो और इसका इस्तेमाल माध्यम है, यानी गाउस का नियम आप ये लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 1/ε0 की जगह 1/ε लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप 1/ε लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपकी निकाय किसी माध्यम में, और जब आप ε0 लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपका निकाय निर्वात में है। ठीक है ना। अगली बात, अगर आप देखें गाउस के और कूलाम के नियम को तो ये परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं और उसका उल्टा भी सत्य है ना। लेकिन कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू है, जबकि गाउस के नियम का इस्तेमाल आप स्थिर व गतिशील दोनों आवेशों के लिए कर सकते हैं। तो सब ये 8 बातें हैं, मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूं कि कोई बात अपन से मिस तो नहीं हो रही है। पहली बात, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की प्रकृति व आवेश के मान पर निर्भर करता है। दूसरी बात, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रह जाता है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में उसका कोई योगदान नहीं माना जाएगा।
फिर मैंने उसके लिए ये भी समझाया था। चौथी बात में मैंने आपको बताया था कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन हम गाउस के नियम का इस्तेमाल कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करेंगे। इससे हमें यह ध्यान रखना है कि बंद पृष्ठ गणितीय गणना की सुविधा हेतु हमें सिमेट्रिकल लेनी चाहिए, सममित आकृति लेनी चाहिए, यानी हम गोला, बेलन, घन का ही इस्तेमाल करेंगे। पांचवी बात जो महत्वपूर्ण थी, पांचवी बात मैं आपको बता दिया कि बंद पृष्ठ से अगर बल रेखाएं बाहर निकले तो फ्लक्स धनात्मक होगा, वो बंद पृष्ठ में अगर बल रेखा अंदर प्रवेश करें तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। क्लियर सर, है ना? नेक्स्ट में छठी बात बताई, गाउस का नियम उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं, है ना? सातवीं बात में बताया, गाउस का नियम माध्यम व निर्वात दोनों के लिए ही लागू है ना? और आठवीं बात में मैंने आपको एंड में क्या सुनाया था? आठवीं बात में बताया था गाउस तथा कूलाम का नियम एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट है ना? लेकिन कूलाम का नियम स्थिर आवेश, जबकि गाउस का नियम स्थिर व गतिशील दोनों आवेशों के लिए लागू है। ये गाउस के नियम से साथ याद रखने वाली कुछ बातें ताकि हम उसका यूज कर सकें। तो ये तो हो गया साहब गाउस का नियम कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस का नियम इसको प्रूव करके देखेंगे। कैसे? देखो मैं आप समझाता हूं। हम फ्लक्स पहले कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र में ES, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स EDS, डॉट लगा दो बीच में, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई, ये समाकलन, और संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये समाकलन में सर्किल। तो कहने का मतलब, अब थोड़ा सा देखो इसे समझिए। अभी भी मैंने जब गाउस का नियम आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा कि आप राइट साइड में देखिए, है ना? लेफ्ट साइड में मत देखिए। लेफ्ट साइड में इससे मत देखिए कि फ्लक्स का ज्ञान तो हमें पहले से हो चुका है, फ्लक्स तो हम पहले से जानते हैं। गाउस तो ये बता रहे हैं कि जो फ्लक्स आप जानते हैं वह मेरे हिसाब से का मतलब गाउस के हिसाब से ये है, यानी आप कैलकुलेशन करो और मेरी ये कैलकुलेशन लो, दोनों क्या निकलेगी? बराबर। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए रोटी है ना? अब रोटी आपके पास ट्रेडिशनल तरीका भी था जो आप पहले बनाया करते थे, आज मॉडर्न तरीका भी है ना सर? तो सब बनेगी तो अल्टीमेटली रोटी। हाँ, सुविधाओं का फर्क है। आज आप जब भी घर पे जाते हैं उसी समय रोटी बना दी जाती है, क्योंकि गैस चूल्हा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप जाएंगे, हाथ बटन ऑन करेंगे, फ्लेम आ जाएगी, रोटी बन जाएगी। पहले जो व्यवस्था थी वो भी सक्षम थी, है ना? लेकिन उस व्यवस्था में यह था कि एक साथ ही सबकी रोटी बनेगी, क्योंकि अगर एक एक व्यक्ति की बनाएंगे तो बार बार चूल्हे को जलाना पॉसिबल नहीं। तो कहने का मतलब परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। आप गाउस को फ्लक्स को इंट्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं, गाउस तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक मॉडर्न और सिंपल तरीका दे रहे हैं। हमारे पास तरीका था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना साहब? तो यूं थोड़ी है कि हम फ्लक्स की गणना नहीं कर सकते थे, हम फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम कर सकते हैं। तो सब हम कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि क्या वास्तव में अगर पृष्ठ बंद होती है तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उतना ही होगा जो गाउस ने बताया। तो सब अब हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, यानी उसका प्रूफ देखेंगे, है ना? तो सब प्रूफ किसका वो आपको मैंने बता दिया, है ना? प्रूफ को दो मेथड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? दो मेथड इसके मैनेज कर सकते हैं। मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 अच्छा है,
थोड़ा जानकारी बढ़ाता है। मेथड 2 में शॉर्ट करा दें उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा फिजिक्स को इनमें लोन नहीं है या बिलो एवरेज है, उनके लिए भी तरीका है ना सर। मेथड 1 में क्या है साहब, ये हमने एक बंद पृष्ठ अज्यूम कर ली, किसी भी आकार की कर सकते हैं। ये मेथड 1 में ये आपको सुविधा दी जा रही है, ठीक है। इसमें हमने किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q विचाराधीन रख दिया है ना। ये हमने साहब एक विचाराधीन आवेश बिंदु आवेश रख दिया। इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हम इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लेते हैं। ये साहब इसका क्षेत्रफल ds है, ये अल्पांश ले लिया। इसकी बिंदु आवेश से दूरी मान लीजिए स्मॉल r है, ठीक है सर। तो दोबारा ध्यान से समझ लें, गाउस के नियम को सत्यापित करने के लिए हम दो मेथड आपको बताने जा रहे हैं। मेथड 1 में हमने एक बंद पृष्ठ ले ली जो सिमेट्रिकल नहीं है, सममित नहीं है। इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश Q विचाराधीन है जो बिंदु आवेश है। हमें इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स देखना है कि क्या गाउस के नियम जैसा ही आता है या नहीं। तो हमने इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ds ले लिया, ये मैंने दिखा दिया। क्लियर साहब। इस अल्पांश की बिंदु आवेश से दूरी अगर स्मॉल r है तो अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग। यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पिछले एपिसोड्स में निकाल चुके हैं, और हमने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो सबसे पहली गणना यही की थी। क्लियर साहब। तो साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश पर इतनी है, अब केवल अल्पांश है ना, अतः अल्पांश ds से निर्गत यानी निकलने वाला निर्गत विद्युत फ्लक्स, अभी कुल से नहीं निकाल रहे हैं ना, अभी केवल अल्पांश। तो अल्पांश के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, d फाई बराबर E डॉट ds यानी E ds cos थीटा। ये अल्पांश से, मैंने कहा ना अपने पास इंस्ट्रूमेंट तो सब पहले से ही है, अपन जानते हैं अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना किस फॉर्मूले से की जा सकती है। ए की वैल्यू रखो बाय 1 है ना, 1 से d फाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर इनटू ds cos थीटा। क्लियर साहब। ये जो व्यंजक है या जो इक्वेशन है, इसको मैनेज करके या इसको ढंग से जमा के दिखाओ। ढंग से जमा के दिखाओ का मतलब इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालो। देखो साहब मैं कांस्टेंट को बाहर निकालता हूं, ये थोड़ा कलर डल दिख रहा है ना, डी फाई कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूं। ये साहब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दोनों कांस्टेंट है। बाकी को गैदर कर लेता हूं, ये मैंने बाकी को इकट्ठा कर लिया, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब सब इसको रोको, ds cos थीटा क्या है तो ध्यान से समझें। ये देखो क्षेत्रफल की दिशा ये रही, क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। अगर त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल दिखाऊं मैं, ये दोनों के बीच कोण, त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल दिखाऊं तो कितना हुआ, ds cos थीटा, जिसको आप कहीं और जगह भी देख पा रहे या वो और जगह भी दिख रहा है। ये देखो त्रिज्या की दिशा में या अल्पांश को मिलाने वाली रेखा की दिशा में पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ds cos थीटा। अब देखो ये अल्पांश जो आपको दिख रहा है जो ds है, इसका इस दिशा में घटक करके देखो, देखो है ना। अब ये देखो ये ds cos थीटा इसका क्षेत्रफल है, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया
इसके परपेंडिकुलर, है ना। ये इस आवेश पर जितना कोण आंतरित करता है, dw लिख दें, इससे d ओमेगा भी लिख सकते हो, है ना। तो सब यहां पर ये ध्यान से समझना सब, है ना। अभी मैं इसको एक बार और समझाऊंगा। यहां ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा के दो, dw के दो, जो भी है ना। अल्पांश द्वारा, इसको मैं एक जगह थोड़ा कलर दूसरा लेता हूं ताकि बात थोड़ी गहरी है, मजे से समझ में आनी चाहिए। ये घन कोण है ना, तो मैंने घन कोण को दोबारा दिखा दिया। तो यहां ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी त्रिज्या की दिशा में या यूं कह दें अल्पांश की अनुदिश क्षेत्रफल पृष्ठ का और त्रिज्या का स्क्वायर। इसका मतलब मैं इस आकृति को एक गोलाकार में अज्यूम करूंगा, है ना। ये गोलाकार में अजम्पशन मैं जस्ट दिखाता हूं आपको। इसी में आप एक गोले को देखें, ये उस गोले का ही एक भाग दिखेगी, ठीक है ना। तो सब यहां पर आ जाए वापिस। ये पृष्ठ क्षेत्रफल बटा जो एक काल्पनिक गोला मैंने अभी बनाया उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। अल्पांश द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घन या ठोस कोण है, तो ये सब अल्पांश द्वारा आंतरिक घन ऑब्लिक ठोस कोण है। क्लियर सब। तो ये चीज एक अलग से थी, इसको मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। कोशिश की कि वहां भी आप देखें। अगर आप इसको प्रॉपर नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो इस पर फोकस रहें जो अपन ने क्लियर कर दिया। तो ये तो था साहब अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स। क्लियर सब। अपने को तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखो, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो 2 का समाकलन कर दो। ये मैंने समीकरण 2 का समाकलन कर दिया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, तो समाकलन संपूर्ण बंद पृष्ठ का, ये सब रख दिया मैंने, इसकी जगह लिख दिया मैंने d ओमेगा। क्लियर साहब। ये आपके सामने ये सब संपूर्ण बंद पृष्ठ। अब देखो, अगर आप बात करेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत या से संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण, भाई ये तो अल्पांश द्वारा आंतरिक घन कोण था, है ना। पेन लेने पड़ रहे हैं बार बार। ये तो अल्पांश के द्वारा अंदर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक घन कोण है ये। अब ये क्या है, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा अंदर स्थित बिंदु पर आंतरिक घन कोण है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा, तो संपूर्ण बंद पत्र का क्षेत्रफल लो, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, तो कितना है ये 4 पाई स्टेरेडियन। तो आप यहां ध्यान रखें कि संपूर्ण या बंद पृष्ठ द्वारा अंदर स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक घन कोण का मान सदैव 4 पाई स्टेरेडियन होता है। दोबारा ध्यान से सुने, बंद पृष्ठ के द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण का मान सदैव 4 पाई होता है। रखो सब, इसलिए फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, इनटू ये रख दिया अपन ने 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो अब अगर आप देखें तो फाई बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना था Q। यहां भी देखो Q ही आया, मैंने यहां लिख दिया QI, आप Q ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। का कितना गुना आया 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना आया। इसका मतलब गाउस का नियम मैथमेटिकली भी सत्यापित हो रहा है।
यानी उसका प्रूफ अपने को सामने मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बता दिया था आपको, है ना, उस समय यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी। ये अल्पांश द्वारा आंतरिक घन कोण है। जब अपन संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण है, जिसको मैंने फिर आपको नीचे निकाल के दिखा दिया कि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण का मान सदैव 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये मान पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये मैंने यहाँ रख दिया और ये आपका गाउस का नियम प्रूव हो जाता है। तो ये तो सब मेथड 1 है जो किसी भी प्रकार की पृष्ठ लेना अलाउ करता है। जैसे आप ये देखें तो मैंने बंद पृष्ठ कोई सिमेट्रिकल नहीं लिए, कोई सममित बंद पृष्ठ नहीं लिए, एक सामान्य जैसी भी आप ले सकते हो वैसी बंद पृष्ठ ले ली। अब मेथड 2 में, ये मेथड 1 कंप्लीट है ना, अब मेथड 2 में आओ सब। मेथड 2 क्लियर सर? मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 में जो मैंने आपको गाउस के नियम में इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, इंपॉर्टेंट बातों में कहा था गणितीय गणना के लिए बंद पृष्ठ सममित लेनी चाहिए। तो देखो ये मैंने सिमेट्रिकल बंद पृष्ठ ले ली, यानी अगर आप देखें तो ये मैंने आवेश रख दिया केंद्र पर और बंद पृष्ठ मेरी होगी r त्रिज्या का गोला, ठीक है ना। तो सब अब इसमें सारा काम आसान, क्योंकि अब तो सिमेट्रिकल बंद पृष्ठ है। सिमेट्रिकल बंद पृष्ठ होने के बावजूद मैंने आवेश भी कहां पर रख दिया? सेंटर पर रख दिया। जब आवेश सेंटर पर रख दिया तो अब तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी एक समान ही होगा। ये देखो विद्युत क्षेत्र आप किससे दिखाओगे? बल रेखाओं से दिखाओगे, और बल रेखा सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। क्योंकि पृष्ठ की केंद्र से दूरी समान है तो स्वाभाविक है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी एक समान है। तो अब आपको सारी फैसिलिटी आराम से मिल जाती है। तो देखो अब एक साथ आप डायरेक्ट कह दोगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो सब अब, और पहले में फर्क है, अब कह देंगे अपन संपूर्ण बंद गोलाकार, है ना, गोलाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स। मैं अभी आपको अंतर बताते जाऊंगा। देखो यहां और वहां अंतर है। वहां पर सिमेट्रिकल नहीं थी, तो देखो वहां पर आपने क्या निकाला? अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अगर वहां सिमेट्री होती तो स्वाभाविक है वहां आपको अल्पा, यहाँ सिमेट्री होती तो यहाँ से अल्पांश से नहीं निकालना पड़ता। वहां सिमेट्री है तो वहां डायरेक्ट आपने किससे लिख दिया? संपूर्ण बंद गोलाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखो संपूर्ण बंद गोलाकार पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ये देखो साहब E ds cos थीटा। वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर है, वैल्यूज पुट करते ही आंसर है। देखो सर यहां एक एक चीज क्या मांग रहा है ये E, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश क्यों है दिख रहा है आपको, और सतह पर सतह की दूरी आपको दिख रही है त्रिज्या के बराबर, तो सब सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब क्योंकि आकृति सिमेट्रिकल है तो विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर एक समान ही होगा, चाहे सतह पर स्थित कोई सा भी बिंदु ले। ये सिमेट्रिकल आकृति लेने का पहला फायदा ये हो गया साहब। दूसरा क्या पूछा है? ई और डीएस के बीच कोण थीटा। ये साहब अल्पांश ले लो, कहीं भी ले लो। ये साहब आपने अल्पांश ले लिया, ये साहब अल्पांश ले लिया। क्षेत्रफल की दिशा सदैव उसके तल के लंबवत। इसकी दिशा बताओ, तो क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत, ये क्षेत्रफल की दिशा। विद्युत क्षेत्र तो आपने पहले से दिखा रखा है बल रेखाओं से। तो सब दूसरी बात, यहां E पैरेलल टू ds, यानी E और ds एक ही दिशा में है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। रखो साहब फाई इज इक्वल टू, E बाहर निकल गया और E की वैल्यू भी रख दो
1/4πε0 Q/r², ये बाहर भी निकाल दिया मैंने, और ये ds cos 0 रख दिया, cos 0 का मान 1 हो गया। अब देखो सिंबल खुद बोलता है, अगर सिंबल के बोलने को आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो खुद बोल रहा है, ये सिंबल क्या बोल रहा है, संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ तो ये रही, मतलब गोला है, क्लियर, गोला r त्रिज्या का है, तो बताओ r त्रिज्या के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे 4πr², 4πr² से खत्म। अब क्या बचा साहब, Q बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश है ना, इंटू 1/ε0, क्लियर। तो साहब बात यही गॉस ने कही थी कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का सदैव कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये दो प्रकार से अपन ने गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कर दी या गॉस के नियम को का प्रूफ दे दिया, क्लियर साहब। तो सर गॉस का नियम कंप्लीट हो गया, उसका प्रूफ हम दे चुके हैं। अब हमें गॉस का नियम अप्लाई करने के लिए पहले हम कुछ प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन का मतलब एक तो हम विद्युत फ्लक्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, एक हम क्योंकि गॉसीय पृष्ठ लगाकर ही या गॉसीय पृष्ठ का उपयोग कर ही गॉस के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गॉसीय पृष्ठ के बारे में भी अच्छी तरह समझ लें। तो सब क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, इससे यहां पर मैं आपको गॉसीय पृष्ठ के बारे में बता देता हूं, फिर आगे की बात अन्य में करेंगे ना। तो सब गॉस का नियम आप उपयोग में लेंगे तो वह तभी ले सकते हैं जब गॉसीय पृष्ठ यानी काल्पनिक पृष्ठ निर्मित करें। अब ये गॉसीय पृष्ठ का निर्माण कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुन लीजिए, है ना। फिर विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए जो मैथमेटिकल थोड़ा सा आपको सिखाया जाएगा कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह, वो नेक्स्ट एपिसोड में डालेंगे, यानी विद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल, फिर कुछ उसमें प्लस भी कर देंगे, जो भी होगा ना। अभी तो आप केवल इस पर फोकस हुई, गॉसीय पृष्ठ। तो सब विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए निर्मित की गई ऐसी काल्पनिक पृष्ठ जो निम्न शर्तों का पालन करती हो, गॉसीय पृष्ठ कहलाती है ना। अब गॉसीय पृष्ठ की 3 शर्तें हैं। इन शर्तों में पहली 2 अति आवश्यक है, यानी आप 2 पर फोकस हो। पहली बात तो है आपको गॉसीय पृष्ठ इस प्रकार की बनानी है कि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। मैं आपको सैंपल वाइज बताता जाता हूं। जैसे मान लो ये आवेश है, अब हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो इस आवेश को केंद्र मानकर आप एक गोलाकार पृष्ठ बना दें। ये जो आपने गोलाकार पृष्ठ बनाई, इससे मैं कहूंगा गॉसीय पृष्ठ, है ना। ये गॉसीय पृष्ठ इसलिए भी कहूंगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है का मतलब इसकी आवेश से दूरी सब जगह समान है, इसलिए इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो पहली जो गॉसीय पृष्ठ बनाने की शर्त है कि साहब गॉसीय पृष्ठ इस प्रकार की हो कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। ठीक है साहब।
गाउसीय पृष्ठ की दूसरी शर्त जो भी विशेष ध्यान रखना, गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार की बनाएं कि प्रेक्षण बिंदु, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी वह बिंदु जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं वह गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित हो। उस बिंदु का गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए, वापस से बना देता हूं, 2 मिनट का काम है। ये सब r दूरी पर कोई बिंदु है P। मैंने आपसे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, आपने गाउस का नियम यूज करना है। जब मैंने इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी तो आप पहले क्या बनाएंगे, गाउसीय पृष्ठ। तो आप ध्यान रखें, आवेश Q को केंद्र मान कैपिटल R त्रिज्या का गोला बना दें। इस गोलाकार पृष्ठ को ही मैं क्या कहूंगा, गाउसीय पृष्ठ। दोनों बातें होगी, शर्त नंबर 1 भी पूरी होगी। शर्त नंबर 1, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, और शर्त नंबर 2 की भी पूर्ति होगी। शर्त नंबर 2 के अनुसार प्रेक्षण बिंदु गाउसीय पृष्ठ पर उपस्थित है। तो गाउसीय पृष्ठ पर बिंदु का होना चाहिए, पृष्ठ पर। यह विशेष ध्यान रखें। तीसरी शर्त कोई ज्यादा महत्वपूर्ण शर्त नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, शर्त नंबर 3 को, है ना। या यूं कह दें अपन कि जब हम पहले दोनों शर्तें पूरी कर चुके होते हैं तो तीसरी शर्त स्वतः पूरी हो चुकी होती है। तीसरी शर्त है, गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार की हो कि पृष्ठ व बल रेखाएं या तो लंबवत हो या एक ही दिशा में, यानी पृष्ठ व बल रेखा के मध्य कोण 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो। तो देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे देखा ही नहीं तो ये देखो कोण 90 डिग्री है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बल रेखा और पृष्ठ के बीच कोण 90 डिग्री या 0 डिग्री हो। इस तरह से जो बनाई जाएगी उस पृष्ठ को ही हम क्या कहेंगे, गाउसीय पृष्ठ। तो स्वाभाविक है, हमने गाउस का नियम पढ़ लिया है, विद्युत फ्लक्स हमारा हो ही चुका था, उसकी इंपॉर्टेंस आपने गाउस के नियम में देख ही ली है कि वो किस तरह से गाउस के नियम में काम आ रहा है। अब हमें बस केवल गाउस के नियम को थोड़ा सा डेप्थ में समझने के लिए एक एपिसोड ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें हम विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल डालते हैं। वो फिर फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि अब विद्युत क्षेत्र की गणनाएं करेंगे तो गाउसीय पृष्ठ कैसी बननी चाहिए वो मैंने बता ही दिया। तो अब तो केवल विद्युत फ्लक्स का एक नॉलेज जिसे कहते हैं वो चाहिए, तो वो नॉलेज तो न्यूमेरिकल द्वारा दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में एप्लीकेशन ले ली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।